हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेड सीडीपी 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो, यहाँ तक हमने जो बातें करी थी, हमने डेवलपमेंट करा था, हमने सारी थियोरीज करी थी, हमने करा है फिर गार्डनर के बारे में। तो अब बारी है लर्निंग डिसेबिलिटीज के बाद कि लर्निंग के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको आगे हमेशा बढ़ाती है, दैट वी कॉल इट एज मोटिवेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विंटेंशियल है हमारे गोल को, हमारे पियर्स, हमारा एनवायरमेंट, डिटर्मिनेशन, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इनकरेजमेंट, रिवॉर्ड। ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं मोटिवेशन से रिलेटेड है। अगर आपके पियर्स, आपके साथ में रहने वाले लोग अगर कोऑपरेटिव हैं तो आपके लिए मोटिवेशन होता है। आपका इन्वायरमेंट जैसा है, आपका मोटिवेशन लेवल डिटरमाइन करता है। आपका डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय, मोटिवेशन अभी प्रेरणा बताता है। चैलेंजेस आपको मोटिवेटेड और डिमोटिवेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मोटिवेट डिमोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट और डिमोटिवेट करती हैं। मोटिवेशन के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दैट इज नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। किस चीज की जरूरत है, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, और अल्टीमेटली इंसेंटिव क्या है। नीड है कि सीटेट पास होना चाहिए, ड्राइव क्या है कि वो सीटेट के बाद वाला फेज कितना अच्छा होगा, और इंसेंटिव क्या है 120 प्लस मार्क्स। ड्राइविंग फोर्स जो आपको हमेशा एक्टिवेट रखता है, जरूरत क्या है टीचर बनने की, तो ड्राइव क्या, ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो आपको एक्टिवेट रखेगा हर वो एग्जाम को चेज करना जहां पे कि जिससे कि आपका टीचिंग जॉब क्लियर होते चला जाए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इफ वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो जिसमें सबसे पहला फीचर है कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, एकदम निरंतर चलते रहता है, हमारे इन्फ्लुएंस करता है, हमारे बिहेवियर को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल है। किसी भी चीज से कभी भी कोई भी मोटिवेट हो सकता है आप बात करते करते किसी से मोटिवेट हो जाए, आप किसी चीज को देख के मोटिवेट हो जाए। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक प्रोसेस है, किसी चीज से भी हो सकता है। बात करें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, तो दो प्रकार के मोटिवेशन है, एक इंट्रिंसिक है, दूसरा एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक बात करें तो आंतरिक प्रेरणा है, और एक्सट्रिंसिक बात करें तो एक्सटर्नल, बाहरी प्रेरणा है। अब एक्सटर्नल इंटरनल में फर्क क्या है, तो देखो फर्क ये है कि एक्सटर्नल जो है ज्यादातर नकारात्मक होता है। जो बदलाव होते हैं वो पेरिफेरल पे होते हैं, पेरीफेरी पे होते हैं, परिधीय बदलाव होते हैं। परिधि पे मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस दिखावा के लिए जो चेंज हुआ है वही हुआ है। चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते, और रिवॉर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। आप अभी पढ़ रहे होंगे बहुत देर, लेकिन सीटेट के एग्जाम के बाद उतने देर तो आप नहीं पढ़ोगे। तो आप क्यों पढ़ रहे थे, बिकॉज ऑफ एग्जाम, तो दैट इज योर रिवॉर्ड। तो अभी आप किस चीज से मोटिवेटेड हो, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्योंकि मेरे को सीखना है, मोटिवेशन कैसे काम करते हैं, मुझे साइकोलॉजी आनी चाहिए, तब आप एक्शंस पे बात करोगे, तब आप परमानेंट चेंज पे बात करोगे, तब आपके चेंजेस अंदर से आएंगे कि आप सच में 2 घंटा साइकोलॉजी को दोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे और हर वो चीज करोगे जो आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने में मदद करती है। तो ये एक पॉजिटिव बदलाव होगा आपके अंदर, विच इज डन बाय इंटरनल मोटिवेशन, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। नाउ, हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो, एक थ्योरी है जो मैस्लो ने दी कि हम कभी भी जो हमारी नीड्स होते हैं वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, और कहा कि हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब तक हमारे नीचे के जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं होते, हम ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ध्यान है, एक बार बार एग्जाम्पल लिया जाता है कि जब तक भूखे पेट ना भजे गोपाला। जब तक भूख लगी है तब तक आप पूजा नहीं कर सकते हो, आप कभी आराधना नहीं करोगे। आप सबसे पहला इंस्टिंक्ट होगा, आपको भूख लगी तो खाना खाना है, तो खाना, पानी, रहना, रोटी, कपड़ा, मकान जो हम कहते हैं वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। तो वो नीड्स पूरी होंगी, उसके बाद यहाँ बिलोंगिंगनेस, सेल्फ और सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर आप बात करोगे, अदरवाइज नहीं। एक रिक्शा पुलर को देखो, अगर उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, फूड वाटर उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि भाई कैसे भी 4 लोग आए, मैं रिक्शा चलाऊं और पैसे मिले और मैं खाना खाऊं। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी ऑफ physiological and psychological aspect of these all things, these all needs determine our motivation। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे, आप उतने ज्यादा अच्छी चीज को इंस्पायर करते जाओगे, और धीरे धीरे अगर कोई मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, इन सब के बारे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे बात कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों लेवल उसके क्लियर हो चुके हैं, तभी वो इस लेवल पे जाके बात कर रहा है। अगर वो इस लेवल पे बात कर रहा है बिना इसको क्लियर किए हुए, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है।
वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट दिए हुए हैं, उसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। मोटिवेशन से कुल मिला करके 5 प्रश्न आते हैं। अब बारी है मोटिवेशन के बाद आगे बढ़ने की, कि मोटिवेशन सिर्फ मैस्लो ने नहीं बताया, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भी बताया, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने इफेक्ट, एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस के थ्रू ये चीज समझाई। सिमिलरली स्किनर, जो एक फेमस बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट को काम किया। उसके ऊपर काम करने के बाद इन्होंने बताया कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, कि कई बार पनिशमेंट तो काम बिल्कुल नहीं करता है, पर रीइंफोर्समेंट करता है। जितना ज्यादा आपको मिलेगा स्टिमुलस, उतना बढ़िया काम करोगे आप। अगर आपको वाहवाही मिलेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ना चाहोगे, आप काम करना चाहोगे, आपके काम को अगर सराहना मिलेगी तो इस तरीके से स्किनर ने भी बताया कि मोटिवेशन कैसे रीइंफोर्समेंट के रूप में हमारे आसपास रहता है। अब ये रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का बताया उन्होंने, एक कंटिन्यूअस, एक पार्शियल। कंटिन्यूअस वो जो हमेशा हर अच्छी आदत के लिए आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, और पार्शियल जब धीरे 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 आदतों को स्विच कराने की कोशिश की जा रही है। हर बार अगर आपको मिलेगा तो आपका मोटिवेशन लैग कर जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे। तो अब पार्शियल आ जाता है, कई बार आपको मोटिवेशन दिया जाता है, कई बार आपको प्रेज दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। वो इसीलिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। नाउ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मोटिवेशन क्या। सबसे पहला, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू हम बैलेंस बना सकते हैं, प्रोग्रेस रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कॉपरेशन हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसको कि केटर किया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो मोटिवेशन हमें एडुकेशन के रूप में इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करता है। देन नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप बहुत सारे एप्पल्स देख रहे हैं, जिसमें से एक एप्पल लाल दिख रहा है। व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि वी ऑल आर डिफरेंट इन आवर ओन यूनिक वेज। हम सभी बिल्कुल अलग अलग हैं। और अलग कैसे हैं? तो हम अलग बहुत सारे तरीकों से हैं। हम किसी भी लेवल पे अगर सब कुछ सही है, फिर भी हम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल किसी ना किसी फ्रंट पे अलग हो जाएंगे। अगर वो सब भी सही है तो कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, जो कि हमारा डिफरेंट इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कॉग्निशन, क्रिएशन एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर भी बात करेगा। इन सब में भी डिफरेंसेस देखे जाएंगे। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के आधार पे भी हम अलग होते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए कि इतने सारे डिफरेंसेस को क्लास में केटर करना, एक क्लास को केटर करना जहाँ पे बच्चे डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं। एंड एग्जैक्टली दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे समावेशी शिक्षा के लिए हमने इसी को बेस बनाया और यहाँ से हम आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट थिंग इसकी, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो एक तो इनहेरिटेड हो सकते हैं, दूसरे अक्वायर्ड हो सकते हैं। लाइक सोशल, कल्चरल, ये सारी चीजें क्या है, एक्वायर्ड है। पर इनहेरिटेड लाइक फिजिकल एस्पेक्ट्स, लाइक टेम्परामेंटल एस्पेक्ट्स, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इनहेरिटेड है। आप जन्म के साथ लेके आए हैं डिफरेंसेस एक दूसरे के से। नेक्स्ट थिंग, अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, जिसको वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं। जिसमें सबसे पहला चीज तो यही है कि ये एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे बच्चे को जो चीजें पता है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। तो बेसिकली है क्या, बच्चे को कोई चीज मालूम है जो गलत है, बट उसको डायरेक्टली गलत ना कह करके, और वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट जब शो करता है कि भाई नहीं, जो हमें पता है वो सही है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, तो ऐसे में जो लर्निंग है वो हिंडर होती है। तो इस तरीके के से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे कि बच्चे जो है वो नॉलेज को, सही नॉलेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, रादर वो अपनी ही बातों को करते जाते हैं। दिस टेंड्स टू हिंडर द लर्निंग। तो इन सारी चीजों को हम ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन कहते हैं। तब हमें कंसेप्चुअल चेंज करने की जरूरत होती है, तब जाकर के लर्निंग हो सकती है। और अगर इन सारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को एड्रेस नहीं किया गया तो वही आगे चल के मिसकंसेप्शन, मिथ, सुपरस्टिशंस को जन्म देते हैं। अब एडुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है हमारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस का, तो जिसमें सबसे पहला है कि टीचर को तो ये चीज समझने की जरूरत है कि टीचिंग लर्निंग का संपूर्णतः ये नॉर्मल रूप है, जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चे गलत सीख रहे हैं या गलत तरीके से सीखे हुए, हमें उनने सही बताया है, तो दैट इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। टीचर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई ऐसी चीजें होती हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू आप करा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से कभी लाई नहीं करना चाहिए, मल्टीपल वेज हमेशा खोजते रहना चाहिए। अगर ट्राई टू एड्रेस इट बाय डिफरेंट मेथोडोलॉजी, अगर लेक्चर मेथड काम नहीं कर रहा है तो जितने मेथड्स हो सकते हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए, पर
आप ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को दूर करेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, इस प्रकार की जितनी भी चीजें ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन आपको क्लास में मिलेंगे, उसको सॉल्व करना होता है। ये तो हो गई आइडियल बात है। अब सीटेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये आपको इसलिए बताया गया है सो दैट आप एग्जाम में जब करोगे तो ये सारे वर्ड्स जब आपको फेमिलियर नजर आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल जब दिखेंगे, तो आप आराम से अपने कंटेंट के बाद वाले एरियाज को, जो पेडागोजी का पार्ट है, उसको अच्छे से कर सकते हो। ऑल राइट, अभी हमने ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, मोटिवेशन, इन सब के बारे में बात की, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे इस क्लासरूम को ऑब्जर्व करो, देखो सारे बच्चे इन्वॉल्व है। तो इस तरीके का क्लासरूम बनाने का सपना साकार हुआ जॉन डिवी के द्वारा। जॉन डिवी ने एडुकेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, जहाँ पे ये कहा उन्होंने कि एडुकेशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्यूचर लिविंग की प्रिपरेशन है, रादर इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, ये खुद में जीने का तरीका है। इन्होंने ट्रेडिशनल क्लासरूम और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में अंतर बताया। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम कहते हैं जॉन डिवी को, क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम इनका मानना था कि बहुत ही ज्यादा टीचर सेंटर्ड है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट ओरिएंटेड चल रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन हो रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, कितने नंबर आए इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है। बट वहीं पे अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो ये एडवोकेट कर रहे थे, जॉन डिवी एडवोकेट कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड था, क्लास की साइजेस छोटे थे, जैसे कि डेली वाइट्स के बैचेस होते हैं, छोटे क्लासेस रखते हैं ताकि हम इंटरैक्ट कर सके, वन टू वन इंटरैक्शन बोलते हैं, बिकॉज वी बेसिकली फॉलो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉड्यूल, जहाँ पे कि हम इन डेप्थ लर्निंग की बात करते हैं। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो अलग तरीके से असेस करने की हर टीचर यहाँ का, हर फैकल्टी प्रयास कर रहा होता है। तो दिस इज हाउ प्रोग्रेसिव एजुकेशन फील्स लाइक, जब आपको लिबर्टी हो क्लास में, आप फ्रीडम हो, आप बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, और जितने मर्जी उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑब्वियसली रेलेवेंट क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो। तो ये था प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। अगर जॉन डिवी को थोड़ा सा जाने, तो जॉन डिवी का जन्म 1859 में हुआ था, एक अमेरिकन एडुकेटर है जिनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा लिमिटिंग है, अंडरस्टैंडिंग को नहीं, रट्टाफिकेशन को ज्यादा प्रमोट करता है, और बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है। कोई व्यक्ति है जो कि सारी चीजों को कमांड करना चाहता है, जिसको हम टीचर सेंटर क्लास कहते हैं, जहां पे मानना ये होता है कि ये जो टीचर्स हैं ये सेंटर में होते हैं। जॉन लॉक जो है, वो टेबुला रासा नाम का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, 17th सेंचुरी के ये एक फिलोसोफर थे, जिनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो एक खाली बर्तन टाइप होते हैं, जिसको टीचर ही सिर्फ फील कर सकता है। ये टेबुला रासा का एक एक्सट्रापोलेशन है। टेबुला रासा का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि ब्लैंक स्लेट। उनका ये कहना था कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा बुद्धि जो होता है, हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसपे कि टीचर अपने ज्ञान से सारी चीजों को लिखता है। तो ये बताया, ये टीचर सेंटर अप्रोच में था। अब देखो वही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या हुआ कि टीचर को फैसिलिटेटर बनाया गया, लर्नर को सेंटर में लाया गया, कि नहीं, बच्चे के अनुसार सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो पौधों की तरह है, जिनका की गुण ही होता है कि वो डेवलप कर जाएं अपनी मर्जी से। तो उनको अपनी मर्जी से वो डेवलप कर सकते हैं, बस उनको इन्वायरमेंट देना होता है, वो खुद ही क्रिएटिव क्यूरियस होते हैं, बस उनको चाहिए होता है कि कोई उनको मोटिवेट कर दे, कोई उनको फैसिलिटेट कर दे, कोई उनको रास्ता पकड़ा दे, एंड दे आर ऑल सेट टू गो। तो दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस करता है कि लर्नर का जो करंट लाइफ है और उसका एक्सपीरियंस है वो क्या है, एजुकेशन सिस्टम में बच्चा अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, और एजुकेशन सिस्टम बच्चे के जीवन में कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है। अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है ताकि बच्चे अपने स्किल्स को हार्नेस कर सके और अपने फुल पोटेंशियल को समझ सके। बच्चों की चॉइस को सपोर्ट किया जाता है, लर्नर और लर्नर के इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, आइडेंटिटी, उनके डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा समझ करके दिए जाते हैं, ताकि बच्चा वेलकम्ड फील करे, बच्चे को ये लगे कि उसको चीजें समझ आ रही हैं, और वो जो पढ़ रहा है और वो जो जीवन, आम जीवन में देख रहा है, वो चीजें अलग नहीं है। तो और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक प्रोग्रेसिव स्कूल में, तो सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि बिल्कुल ये रूट लेवल से प्रेजेंट एक्सपीरियंस तक बात करें, कि कोई भी प्रेजेंट एक्सपीरियंस है तो उसका रूट कहाँ हो सकता है। तो रूट्स के बारे में बात होती है, उसको उस तरीके से किसी भी काम को उसी अप्रोच से ठीक करने की कोशिश की जाती है। लर्निंग बाय डूइंग का प्रयास होता है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग का अप्रोच रखते हैं हम। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और सोशल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क देते हैं, बच्चों के चॉइसेस को प्रेफरेंसेस देते हैं, सोशल, मोरल, इथिकल स्किल्स सिखाया जाता है, और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही इम्फेसिस नहीं दिया जाता, रादर टेक्स्ट बुक के अलावा भी
बहुत सारी चीजों को एम्फेसाइज किया जाता है। जॉन डेवी को जब हम फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं तो एक चीज समझने की जरूरत है, उनका काम फ्रॉबेल और पेस्टोलॉजी के वर्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। और ये एक जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ये एक लाइन यहाँ से कम आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर को डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत है, जहाँ पे टीचर सेंटर से क्लास को लर्नर सेंटर शिफ्ट किया जाता है। और इन सारी चीजों को इन्होंने जो बोला उसको प्रूफ किया और अपना एक स्कूल खोला जिसका नाम यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल रखा गया। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट जॉन डिवी। और जॉन डिवी के बाद अगर आप टोटल एजुकेशन का एम देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एम ऑफ एजुकेशन इज। अब देखो, एम ऑफ एजुकेशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज जेंडर। जेंडर से भी आपको सवाल मिलेगा, जेंडर बायस्ड होना, जेंडर स्टीरियोटाइप करना। तो जेंडर बाइज्ड का मतलब है किसी एक जेंडर को प्रेफरेंस देना। स्टीरियोटाइप करने का मतलब होता है कि किसी एक जेंडर को किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सांचे में ढाल करके देखना कि लड़के हैं तो ऐसे ही होंगे, लड़कियां हैं तो ऐसे ही होंगी। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। और बायसिस तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, तो उसको हम बायसिस कहते हैं। तो क्लास में हमारा जेंडर नहीं होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल टर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के जेंडर से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद ही जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जेंडर का क्लास में नहीं होना बनता है। ठीक है, ऑल राइट। अगर हम जेंडर को देखेंगे तो सेक्स एंड जेंडर बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। सेक्स इज समथिंग विच इज बायोलॉजिकल, वेयर जेंडर इज समथिंग विच इज सोशल। सोसाइटी हमें बताती है कि कैसे एक्ट करना है, तो दिस इज जेंडर, सोशल एंड सेक्स इज बायोलॉजिकल। देन कमिंग टू की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले टीचिंग स्ट्रेटेजीज बदलने की जरूरत है, जहाँ पे गर्ल चाइल्ड के रिस्पॉन्स को इग्नोर ना किया जाए, सिंपल क्वेश्चन उनसे ना पूछा जाए, लड़के और लड़कियों को डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार ना तोला जाए, को करिकुलर एक्टिविटीज में दोनों तरीके के बच्चों को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। जनरली आपने देखा होगा कि स्कूल्स में लड़कों से ज्यादा सवाल, सॉरी, लड़कियों से को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन की उम्मीद की जाती है पर लड़कों से नहीं की जाती। हो सकता है कई सारे ऐसे लड़के हों जो जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बट दे कुड नॉट डू दिस बिकॉज उनसे पूछा ही नहीं जाता और अपने शाय नेचर होने के कारण वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को समझने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, अपने स्टूडेंट्स को जेंडर सेंसिटिव बनाने की जरूरत है, अपना पर्सपेक्टिव अलग रखना, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। ये सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बुक में भी अगर कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है तो उसको डिस्करेज करना और अलग तरीके से चीजों को समझाना, ये भी एक भावी शिक्षक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन अपने मेंटल स्टेट में भी एक बहुत ही सिंपल सी बात रखना कि दोनों बच्चे जो हैं वो बराबर हैं और हमें उनको बराबर मौका देने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू जेंडर स्टीरियोटाइप, कि जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले फैमिली से शुरू हो जाता है। जब बच्चों को ये नजर आता है कि कैसे फैमिली मेंबर्स ट्रीट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम करता है। एजुकेशन सिस्टम कैसे करता है? बाई टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा अब जा करके मॉडिफाई किया गया है, चेंजेस किए गए हैं। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट्स को लेकर के जो अवधारणाएं बनी हुई हैं कि बायोलॉजी है तो लड़कियां पढ़ेंगी, होम साइंस है लड़कियां पढ़ेंगी, इंजीनियरिंग लड़के पढ़ेंगे, तो इस प्रकार की चीजें एजुकेशन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती है। एंड देन लास्टली मीडिया। मीडिया का रोल तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि मीडिया ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने के लिए। लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, एकता कपूर के सीरियल से देख लो। आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनीवन, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन हियर। आप कई सारे इंडियन ड्रामास देख लो, वहां पे भी आपको मिलेगा जहां पे कि एक आइडियल वाइफ, आइडियल गर्ल के बारे में बात की जाती है। तो इस प्रकार की चीजों को जितना ज्यादा मीडिया ने इंडोर्स किया है, जितना ज्यादा आगे बढ़ाया है, समाज में आज वो चीजें फैल गई हैं उतनी ही ज्यादा। तो ऑल राइट, तो यही था जितना हमें सीटेट के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट था। तो आप आराम से सारी चीजों को रिवाइंड करके एक फ्रेश स्टार्ट करके फिर से देख लीजिए। बाद बाकी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूलें, वहां पे हर अपडेट दी जाती है। ऑल राइट, दिस वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।